नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई आकाश एक बार फिर से टैलेंट क्लासेस की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज एक नए टॉपिक के साथ नया सब्जेक्ट है इतिहास। तो इससे आज से पहले जो आपको वीडियो मिली वो मैथमेटिक्स एंड हिंदी की वीडियो आपको मिलती रही हैं, लेकिन आज से जो वीडियो मिलेंगी आपको इतिहास की भी वीडियो मिलेंगी। तो देखिए, आज हमारा नया सब्जेक्ट है इतिहास। इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ते हैं सबसे पहले उस सब्जेक्ट के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। उस सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है इतिहास। इतिहास का हम थोड़ा सा विच्छेद करें तो इसका मतलब होता है इति प्लस हास। इति प्लस हास। इत का जो मतलब होता है वो होता है बीता हुआ। इत का मतलब होता है बीता हुआ और हास का मतलब होता है सच। इतिहास का जब हमने विच्छेद किया तो इसका मतलब हुआ इत प्लस हास। इत का मतलब होता है बीता हुआ और हास का मतलब होता है सच। यानी कि जो बीता हुआ सच था वही क्या कहलाया, इतिहास कहलाया। यानी कि जो हमारा पास्ट था और वो सच था वही क्या कहलाया, इतिहास कहलाया। जैसे एग्जाम्पल लें, वर्ष 2011 में टीम इंडिया ने विश्व कप जीता, तो क्या यह इतिहास नहीं बना? क्या यह पास्ट नहीं था? जो बीता हुआ था और जो सच था वही क्या कहलाया, इतिहास कहलाया। जैसे एक और एग्जाम्पल लें, 2007 में विश्व कप का आयोजन हुआ और पहली ही बार में टीम इंडिया ने उसे जीत लिया, तो क्या ये इतिहास नहीं बना? क्या ये सच नहीं था? तो जो बीता हुआ है और जो सच है वही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। तो जो समय बीत चुका है और जो सच है वही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। अगर हम इसकी थोड़ी सी बात करें इतिहास की, तो इतिहासकारों ने इसे 3 भागों में विभाजित किया है। कितने भागों में विभाजित किया है? 3 भागों में। एक है प्राचीन इतिहास, एक है मध्यकालीन भारत और एक होता है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत। अगर थोड़े से इसके हम टाइम पीरियड की बात करें तो ये स्टार्ट होता है 2500 ईसा पूर्व से 7वीं सदी तक। 7वीं सदी तक। मध्यकालीन भारत की यदि हम बात करें तो ये स्टार्ट होता है 712 ईस्वी से 7वीं सदी, यानी कि 712 ईस्वी अरबों के आक्रमण से, और ये ख़त्म होता है जब तक कंपनियों का आगमन नहीं होता, 1600 ईस्वी तक। अगर आधुनिक भारत की हम बात करें तो ये कंपनियों के आगमन से और अब तक का जो समय है वो आधुनिक भारत कहलाता है। आधुनिक भारत का क्या मतलब है कि कंपनियों के आने, अंग्रेज़ों के आने के समय से अब तक हम क्या होते जा रहे हैं, मॉडर्न होते जा रहे हैं। तो वही क्या कहलाता है, आधुनिक भारत। प्राचीन भारत की यदि हम थोड़ी सी बात करें, प्राचीन भारत में अगर हम बात करें के बारे में, अगर हम थोड़ा सा देखें, प्राचीन भारत में हम किसी भी सभ्यताओं की बात करने वाले नहीं हैं। हम जो बात करेंगे भारत की थोड़ी सी हम स्थिति देखें तो भारत जो विलीन था वो राजतंत्र में विलीन था। किस में विलीन था? राजतंत्र में विलीन था। दुनिया का कोई भी देश क्यों ना हो, दुनिया का कोई भी देश क्यों ना हो, वह 2 तरह के सिस्टम को अपनाता है। या तो उसके पास राजतंत्र होगा या फिर लोकतंत्र होगा। लोकतंत्र या फिर राजतंत्र। लोकतंत्र को हम प्रजातंत्र भी कह सकते हैं। राजतंत्र का मतलब समझे हम थोड़ा सा, तो इसका मतलब होता है वंशानुगत शासन। क्या होता है? वंशानुगत शासन। देखिए यहाँ पे एक नाम आया लोक। लोक का मतलब होता है लोग। क्या होता है? लोग। यानी कि
लोग का मतलब होता है लोग, और तंत्र का मतलब होता है सिस्टम। लोगों के द्वारा बनाया गया सिस्टम क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। एक नाम आया प्रजातंत्र। प्रजा का मतलब क्या है? लोग, और तंत्र यानी सिस्टम। लोगों के द्वारा बनाया गया सिस्टम भी क्या कहलाता है? प्रजातंत्र। यानी लोकतंत्र का हो या प्रजातंत्र, बात एक ही है। एक नाम आपने सुना होगा गढ़, गणतंत्र। गढ़ का मतलब क्या है? इसमें भी क्या होते हैं? लोग होते हैं। गणतंत्र को हम अगर इंग्लिश में देखें तो इसका मतलब होता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी, डेमो, यहाँ पे एक शब्द आया डेमो, और इस डेमो का मतलब क्या है? जनता, और क्रेसी का मतलब है तंत्र। कहने का मतलब इतना सा है कि प्रजातंत्र, लोकतंत्र या गणतंत्र एक ही बात है। यहाँ पर नाम आया राजतंत्र, यानी राजा के द्वारा बनाया गया सिस्टम क्या कहलाता है? राजतंत्र कहलाता है। वंशानुगत का भी मतलब क्या है? जहाँ वंश के अनुसार राजा बने। जैसे कोई राज्य था, मान के चलिए उसका एक राजा था, उसके मरने के बाद उसका उत्तराधिकारी यानी उसका पुत्र राजा बने, फिर उसका पुत्र राजा बने, यही क्या कहलाता है? वंशानुगत शासन। प्राचीन भारत की अगर हम थोड़ी सी बात और कर लें तो प्राचीन समय में भारत की थोड़ी सी स्थिति और देखें तो प्राचीन भारत छोटे छोटे महाजनपदों में बटा हुआ था। प्राचीन समय की यदि हम बात करें तो छोटे छोटे महाजनपदों में बटा हुआ था, लेकिन कोई कोई बड़ा महाजनपद भी होता था। तो एक कहानी के माध्यम से इन चीज़ों को समझिए। कभी कभी क्या होता है, इतिहास बोरिंग सब्जेक्ट समझने लगते हैं, इसके सन याद नहीं होते, युद्धों के समय याद नहीं होते, तो इसको एक कहानी के माध्यम से हम लेके चलेंगे, जिससे आपके दिमाग में ओवरव्यू बना रहे। समझिए, आप मान के चलिए किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए और वहाँ पे आपको आपसे बड़े लोग मिलेंगे, इसका मतलब दादागिरी करने वाले लोग मिलते हैं। आप गए और आपको पकड़ लिया और कहा चल भाई इधर आ जा और सिगरेट लेकर आ। आप क्या करोगे? या तो सिगरेट लाओगे या फिर उनके दबाव में रहोगे। तो ऐसा ही यहाँ होता था। जो बड़े बड़े राजा होते थे, जो बड़े बड़े राजा होते थे, वो इन छोटे राजाओं को तंग किया करते थे। क्या करते थे? तंग किया करते थे। तो छोटे राजा क्या करेंगे? या तो उनका कहा माने या फिर उनके दबाव में रहें। इसका मतलब यही तो कि उनको बड़े राजाओं के या तो अधीन रहना पड़ेगा। अधीन नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे? मान के चलिए आप उनके कहा नहीं मान रहे, तो दूसरे दिन आप क्या करोगे? यहाँ से गांव आए, गांव से 2-2 3-3 थैली भरकर लोग लेकर गए। तो ऐसे ही ये करते थे। जब इनके पास कुछ भी उपचार नहीं बचता था तो ये विदेशी शक्तियाँ जैसे भारत में आती थी उनको बुलाया करते थे, फिर इनसे युद्ध लड़ना पड़ता था। जब किसी देश में विदेशी शक्तियों का आगमन हो जाए तो इसका मतलब सीधा सा है कि देश गुलाम होना जरूरी है, देश गुलाम होगा ही होगा। प्राचीन समय में अगर हम बात करें प्राचीन भारत की, तो प्राचीन भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। कितने महाजनपदों में? 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। प्राचीन भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। जिस प्रकार से आज भारत की स्थिति देखें तो आज भारत में कितने? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसी प्रकार से भारत भी प्राचीन काल में 16 महाजनपदों में विभक्त था। 16 महाजनपद, जैसे आज 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसी प्रकार से क्या थे? 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपदों में एक हम जनपद की बात करने वाले हैं जिसका नाम होगा मगध। क्या नाम होगा? मगध। आप कहोगे आप मगध के ही बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि मगध की हम अगर थोड़ी सी भौगोलिक स्थिति देखें, मगध की अगर हम थोड़ी सी भौगोलिक स्थिति देखें तो मान के चलिए ये मगध है। क्या है ये? मगध है। इसके दक्षिण में विंध्याचल पर्वत था। विंध्याचल पर्वत था। क्या था? विंध्याचल पर्वत। अगर इसके हम पश्चिम की बात करें तो एक नदी प्रवाहित होती थी जिस नदी का नाम था सोन नदी। सोन नदी। अगर हम इसके पूर्व की बात करें तो इसके पूर्व में एक नदी का नाम था चंपा।
क्या नदी का नाम था? चंपा। और उत्तर में एक उत्तर भारत की माँ कही जाने वाली गंगा नदी प्रवाहित होती थी, गंगा नदी। देखिए ये जो क्षेत्र था बहुत ही उत्पादक क्षेत्र था, क्योंकि मैं आपको बता दूं एक बात, दो नदियों के बीच का क्षेत्र, नोट करके इस चीज़ को आप लिख लें, नोट, दो नदियों के बीच का क्षेत्र, दो नदियों के बीच का क्षेत्र जो होता है वो क्या कहलाता है? दोआब का क्षेत्र कहलाता है। कौन सा क्षेत्र कहलाता है? दोआब का क्षेत्र कहलाता है। और यहाँ तो कितनी नदियाँ हैं? पश्चिम में सोन नदी, पूर्व में चंपा नदी, उत्तर में गंगा नदी और दक्षिण में विंध्याचल पर्वत था। तो इसकी स्थिति कितनी सुंदर और कितनी आश्चर्यचकित होगी। तो समझिए यहाँ पर तीन तीन नदियाँ थी, यानी कि पूरा का पूरा तराई का क्षेत्र था। फसल का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में हुआ करता था और मगध एक सशक्त और समृद्धशाली देश था उस समय पर, मान के चलिए राज्य था, उसकी ये स्थिति थी। तो हम मगध के बारे में ही इसलिए बात करते हैं क्योंकि ये इसकी स्थिति बहुत ही ठीक ठाक थी। मगध की अगर हम बात करें तो मगध का जो शासन चला रहा था उसमें अनेक वंश आ रहे थे, लेकिन महत्वपूर्ण जो वंश आता है उस वंश का नाम हुआ हर्यक वंश। कौन सा वंश था? हर्यक वंश। हर्यक वंश की हम बात करें तो हर्यक वंश के एक शासक थे जिनका नाम था वृहद्रथ। वृहद्रथ ने हर्यक वंश की स्थापना की और इनके एक पुत्र थे जिनका नाम था जरासंध। वृहद्रथ के पुत्र कौन थे? जरासंध। आपको एक बात बता दूं मैं कि महाभारत और रामायण में जो कुछ लिखा है और इतिहास में जो कुछ लिखा है वो केवल यहीं तक सीमित है। अगर आगे आप इतिहास को और महाभारत को साथ लेकर चलते हैं तो बहुत ही कन्फ्यूजन पैदा होते हैं। देखिए वृहद्रथ महाभारत में आता है, यहाँ भी वृहद्रथ है। वृहद्रथ का पुत्र जरासंध, महाभारत कहता है कि वृहद्रथ का पुत्र जरासंध था और भारतीय इतिहास भी यही कहता है कि वृहद्रथ का पुत्र जो था वो कौन था? जरासंध था। जरासंध की हत्या भीम ने की, कृष्ण के कहने पर भीम ने की, ये भारतीय इतिहास भी कहता है और महाभारत भी कहता है, लेकिन इससे आगे कोई भी समानता इसमें देखने के लिए नहीं मिलती है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन यही बना कि हर्यक वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? वृहद्रथ था। वृहद्रथ का पुत्र जरासंध था जिसकी हत्या कृष्ण के कहने पर भीम ने कर दी। लेकिन हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक अगर आ जाए, वास्तविक संस्थापक यदि आ जाए तो आपको क्या करना है? बिंबिसार। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि केवल ये आए कि हर्यक वंश की स्थापना किसने की तो वृहद्रथ ने की, यदि आ जाए कि वास्तविक संस्थापक हर्यक वंश का कौन था तो वो बिंबिसार था। देखिए बिंबिसार राजा बना। बिंबिसार ने सबसे पहला काम यही किया कि इसने एक राजगृह नामक एक नगर बसाया। कौन सा नगर? राजगृह नामक नगर। इसने कौन सा नगर बसाया? राजगृह नामक नगर बसाया और इसे अपनी राजधानी भी बना लिया। पहला काम सबसे पहले इसने यही किया कि राजगृह नामक नगर बसा के उसे अपनी राजधानी बना लिया था। बिंबिसार ने क्यों इसे वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, इसके पीछे एक रीजन था, क्योंकि ये जितना विस्तार नहीं कर पाए जितना बिंबिसार ने किया था। बिंबिसार ने मगध साम्राज्य का बहुत विस्तार किया था, इसीलिए बिंबिसार को इस वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसने मगध का विस्तार, दो ऑप्शन आते हैं, एक होता है वैवाहिक संबंध जोड़कर, क्या? वैवाहिक संबंध जोड़कर, और एक आता है मैत्रीपूर्ण संबंध जोड़कर। मैत्रीपूर्ण संबंध जोड़कर, दोनों को समझना ध्यान से। जो बिंबिसार था इसने मगध का विस्तार वैवाहिक संबंध जोड़कर और मैत्रीपूर्ण संबंध जोड़कर किया था। इसने युद्ध बहुत कम लड़े थे। कम का मतलब ये इसने कोई युद्ध लड़ा ही नहीं था। केवल एक युद्ध के बारे में वर्णन मिलता है, वो था अंग के शासक
बृहद्रथ के साथ। कौन था? अंग के शासक भी कौन थे? बृहद्रथ थे। उनके साथ युद्ध लड़के अंग को बलपूर्वक मगध में मिलाया था। केवल एक यही युद्ध था जो बिंबिसार ने अंग के राजा बृहद्रथ के साथ किया था और अंग को बलपूर्वक मगध में मिलाया था, और कोई भी युद्ध बिंबिसार के द्वारा नहीं लड़ा गया था। इन्होंने केवल वैवाहिक संबंध जोड़कर मगध का विस्तार किया और मैत्रीपूर्ण संबंध जोड़कर मगध का विस्तार किया। सबसे पहले बात करेंगे हम वैवाहिक संबंध से। वैवाहिक संबंध जोड़कर किस प्रकार इन्होंने मगध साम्राज्य का विस्तार किया। हम यहाँ पर लेते हैं वैवाहिक संबंध जोड़कर। वैवाहिक संबंध क्या क्या थे, आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहले बात करें कि एक लिच्छवी देश पड़ता था उस समय। कौन सा? लिच्छवी देश। और लिच्छवी देश के जो राजा थे उनका नाम चेटक था, और चेटक की एक पुत्री थी। चेटक की कौन थी? पुत्री, जिनका नाम मिलता है चेतना, और कहीं कहीं चेलना भी आपको लिखा मिल सकता है। लिच्छवी देश के एक शासक थे चेटक, उनकी पुत्री थी चेतना या फिर चेलना, एक ही बात है। चेतना कहो या चेलना, कहीं कहीं चेलना भी लिखा मिल जाता है। तो इनका विवाह चेटक की पुत्री चेलना के साथ हुआ था। किसका? बिंबिसार का। बिंबिसार का। और इनके एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु। यहाँ तक बात क्लियर होगी। लिच्छवी देश के एक राजा थे चेटक, उनकी पुत्री चेलना के साथ बिंबिसार का क्या हुआ था? विवाह हुआ था। यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट बनता है कि इनके समकक्ष महावीर स्वामी रहा करते थे। महावीर स्वामी। और कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है कि महावीर स्वामी और बिंबिसार में क्या रिलेशन था। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए। महावीर स्वामी की जो माँ थी, कौन थी? माँ, उनका नाम था त्रिशला। महावीर स्वामी की माँ का नाम क्या था? त्रिशला। और त्रिशला जो थी वो चेटक की बहन थी। कौन थी? चेटक की बहन। महावीर स्वामी की माँ त्रिशला चेटक की बहन थी। तो समझिए, महावीर स्वामी की माँ और ये माँ के भाई, क्योंकि ये इनकी बहन है तो ये चेटक क्या हुए? महावीर स्वामी के मामा। माँ के भाई क्या हुए? मामा। और मामा की पुत्री कौन लगी? बहन। और बहन के या कौन है? पति। तो महावीर स्वामी के जो बहन के पति हैं वो क्या लगे? इनके जीजा जी। तो ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि महावीर स्वामी और बिंबिसार के बीच में क्या रिलेशन था। तो जीजा साले का रिलेशन था। एक प्रश्न आगे देखिए। एक देश पड़ता है, एक उस समय महाजनपद था जिसका नाम था कौशल देश। कौशल देश। कौशल देश का आज जो वर्तमान नाम है वो है अयोध्या। क्या है? अयोध्या। पहले क्या था? ये कौशल देश था। कौशल देश के एक राजा थे जिनका नाम था प्रसेनजित। क्या नाम था? प्रसेनजित। प्रसेनजित की एक बहन थी। क्या? कौन थी? बहन। प्रसेनजित की बहन थी महाकौशला। महाकौशला। तो दूसरा विवाह, पहला विवाह लिच्छवी देश की शासक चेटक की पुत्री चेलना के साथ, और दूसरा विवाह बिंबिसार का कौशल देश के राजा प्रसेनजित की बहन महाकौशला के साथ हुआ था। तो उम्मीद है दोनों प्रश्न आपके अच्छी तरह समझ में आए होंगे। यहाँ से अगर हम बात करें, जब इनका विवाह हुआ था तो प्रसेनजित ने एक नगरी पड़ती है, आप अच्छी तरह से परिचित हैं, काशी नगरी, इसको दहेज में बिंबिसार को दिया था। किसने? प्रसेनजित ने। प्रसेनजित ने बिंबिसार को काशी नगरी को दहेज में दिया था। काशी से बहुत धन यानी कि टैक्स आता था। बताते हैं 1,00,000 रुपये प्रति वर्ष यहाँ से टैक्स आता था। कब की बात है? बिंबिसार का जो समय होता है, यहाँ आप ध्यान दीजिए, बिंबिसार का जो समय है वो है 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बिंबिसार का जो शासनकाल चलता है वो 544 ईसा पूर्व से
492 ईसा पूर्व तक रहता है। तो जब की बात है 1 लाख रुपए प्रति वर्ष क्या आता था, काशी से करा आता था। उम्मीद है यहाँ तक आपका ये टॉपिक क्लियर होगा। इस बिंबिसार के वैवाहिक संबंध और मैत्रीपूर्ण संबंधों को मैं क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि ये विवाह उन पुत्रियों से करता था जिनके कोई भाई नहीं होता था। इन्होंने जो शादी की ये उन राजाओं की पुत्रियों से किया करते थे जिनके कोई भाई नहीं हुआ करता था या फिर कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था, जिससे कि वो बाद में जाकर मगध में मिल जाए। और मित्रता उन लोगों से करता था जिनके कोई संतान नहीं होती थी। तो वैवाहिक संबंध हमने देखिए। अब जो हम बात करेंगे वो करेंगे मैत्रीपूर्ण संबंध। मैत्रीपूर्ण संबंध, मैत्रीपूर्ण संबंध में हम देखते हैं कि एक राज्य पड़ता था जिसका नाम था अवंती। ये भी मगध की तरह महाजनपद था अवंती। अवंती के जो राजा थे वो थे चंड प्रद्योत। चंड प्रद्योत। अवंती के जो राजा थे चंड प्रद्योत। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि अवंती किस का पुराना नाम है, तो ये उज्जैन नगरी का पुराना नाम है। वही उज्जैन नगरी जहाँ कुंभ का मेला लगता है, अवंती उज्जैन का ही पुराना नाम है। तो यहाँ के जो राजा थे वो थे चंड प्रद्योत। कौन थे? चंड प्रद्योत। और ये ही बहुत ही क्रूर शासक थे। ये किसी के साथ मित्रता नहीं करना चाहते थे और बहुत ही बलशाली शासक थे। बिंबिसार ने क्या किया कि अपने दूत भेजे इनके पास मित्रता के लिए, हाथ बढ़ाने के लिए। बिंबिसार ने चंड प्रद्योत के पास अपने दूत भेजे और इसने क्या किया, साफ इनकार कर दिया। और जो गए थे दूत उनको भी इसने मरवा दिया, क्योंकि यहीं से पता चल रहा है इसका नाम चंड यानी कि एक राक्षस प्रवृत्ति का शासक था। बिंबिसार ने जो दूत भेजे थे उनको भी इसने मरवा दिया था। फिर भी बिंबिसार बहुत ही शांत प्रवृत्ति का व्यक्ति था, इसने कुछ नहीं कहा, बोला समय आने पर देखा जाएगा। बाद में पता चलता है कि चंड प्रद्योत जो थे वो पीलिया नामक बीमारी से ग्रसित हो गए। और आपको जानकारी है जब किसी व्यक्ति के पीलिया हो जाए तो वो खून का पानी बना देती है। बिंबिसार जो थे इनके दरबारी वैद्य थे। इनके दरबार में एक वैद्य था जिसका नाम था जीवक। बताया जाता है उस समय का सबसे विद्वान जो वैद्य था उसका नाम जीवक था और जो बिंबिसार का दरबारी वैद्य था। जब इस बात की बिंबिसार को पता चली कि वो प्रद्योत जो हैं वो पीलिया नामक बीमारी से ग्रसित हैं और किसी पर भी वो ठीक नहीं हुए, तो बिंबिसार ने अपने जीवक जो वैद्य थे उनको चंड प्रद्योत की सेवा में भेजा और जीवक ने अपने औषधियों द्वारा चंड प्रद्योत को पूरी तरह ठीक कर दिया। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जीवक जो था ये किस किस की सेवा में भेजा गया था, तो यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। एक क्वेश्चन तो बन गया चंड प्रद्योत की सेवा में और दूसरा है महात्मा बुद्ध की सेवा में इन्हें भेजा गया था। दो व्यक्ति हैं चंड प्रद्योत और महात्मा बुद्ध। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। जीवक जो वैद्य था वो किस किस की सेवा में भेजा गया था, चंड प्रद्योत और महात्मा बुद्ध की सेवा में। देखिए अब हम आगे बात करते हैं। मैत्रीपूर्ण संबंध इसके हो गए, वैवाहिक संबंध भी आपने समझ लिए। तो बिंबिसार के 4 पुत्र थे। बिंबिसार के 4 पुत्र थे। एक था, आपको मैं बता चुका हूँ, अजात शत्रु। कौन था? अजात शत्रु। दूसरे पुत्र का नाम था दर्शक। तीसरा पुत्र था इसका बल्ल और चौथा पुत्र था बेबल्ल। कई कई किताबों में यहाँ पर हल्ल और इसका नाम बेहल्ल देखने को मिलता है। बल्ल जो है इसका नाम हल्ल और बेबल्ल का मतलब बेहल्ल भी आपको मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इनका जो पुत्र था एक अजातशत्रु था, दर्शक था, बल्ल और बेबल्ल थे। जब बिंबिसार को पता चला कि मेरा आखिरी समय आ लिया है
तो इसने अपने पुत्र दर्शक को उत्तराधिकारी बनाना चाहा। दर्शक को उत्तराधिकारी बनाना चाहा। जब इस बात की पता अजातशत्रु को चली तो अजातशत्रु बहुत ही क्रोधित हो गए। और अजातशत्रु की अगर हम बात करें, इसका एक दोस्त था जिसका नाम था देवव्रत। देवव्रत बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति था। आप भी समझ रहे होंगे, जब व्यक्ति जैसी संगति में रहता है उसका असर उस पर पड़ता है। देवव्रत ने इसे अजातशत्रु को भड़का दिया और बोला कि आपको तो उत्तराधिकारी बनाया ही नहीं जा रहा है, दर्शक को बनाया जा रहा है। अजातशत्रु पूरी बढ़ा चढ़ाकर चने के पेड़ पर इसने चढ़ा दिया। अब क्या होता है देखिए। अब अजातशत्रु शासक तो नहीं बना। एक कहानी इससे पहले हम समझ लेते हैं कि जो बिंबिसार था और इसका जो पुत्र अजातशत्रु था, ये किसके साथ रहता था? देवव्रत के साथ। और देवव्रत कैसी प्रवृत्ति का? दुष्ट प्रवृत्ति का। तो अजातशत्रु की भी कुछ लक्षण ऐसे थे जो यहाँ पर रहते हुए इसको परेशान कर रहे थे। तो इसने क्या किया, अजातशत्रु को इसकी ननिहाल यानी जो बिंबिसार की शादी कौशल देश के राजा, कौशल देश के राजा कौन थे? प्रसेनजित की बहन, प्रसेनजित की बहन किसके साथ हुई थी? महाकौशला के साथ इनकी बिंबिसार की शादी हुई थी। वहाँ पर यानी इनकी ननिहाल इन्हें भेज दिया गया, जिसे ननसार जो बोलते हैं, इन्हें प्रसेनजित के यहाँ भेज दिया गया। बोले कुछ दिन वहाँ रहेगा, सुधर जाएगा। लेकिन वो अजातशत्रु था। अजातशत्रु जब यहाँ रोक नहीं खा रहा तो वहाँ कैसे रोक खा जाएगा। प्रसेनजित की एक पुत्री थी जिसका नाम था वीरना। जब अजातशत्रु वहाँ गया तो वीरना के साथ इसका क्या हुआ? प्रेम प्रसंग स्टार्ट हो गया। वीरना के साथ इसका प्रेम प्रसंग स्टार्ट हो जाता है। जब इस बात की पता प्रसेनजित को चलती है तो ये इसे यहाँ से दोबारा कहाँ भेज देता है? मगध भेज देता है। कहाँ भेज देता है? मगध भेज देता है। तो अब यहाँ से हम देखें, न तो अजातशत्रु को सत्ता मिली, न ही प्रेम विवाह हुआ, न ही प्रेम विवाह हुआ। तो यहाँ से अजातशत्रु जो है बिंबिसार को मारने की यानी इसका मृत्यु का कारण बन जाता है। कैसे समझिए। बिंबिसार की मृत्यु दो कारणों से बताई जाती है, एक जैन धर्म के अनुसार और एक भारतीय इतिहास के अनुसार। किसके अनुसार? भारतीय इतिहास के अनुसार। देखिए जैन धर्म क्या कहता है। अजातशत्रु को जब सत्ता नहीं मिली तो इसने अपने पिता जो बिंबिसार थे इनको जेल में कैद करके डलवा दिया था। इनको बंदी बनाया, वृद्धावस्था तो हो ही गई थी, इनको बंदी बनाया और जेल में डलवा दिया था। जब बिंबिसार जेल में थे तो इनकी पत्नियां इनकी सेवा के लिए भी वो भी जेल में डाल दी गई थी। अजातशत्रु क्या था? अजातशत्रु बहुत ही निर्दयी शासक था। जब अजातशत्रु के पास इनकी माता यानी अजातशत्रु की माता यानी बिंबिसार की जो पत्नियां थी, उन्होंने विनम्र निवेदन किया कि आपके पिता ऐसे नहीं हैं। जो बिंबिसार था बहुत ही पीड़ा से गुजर रहा था। इसने क्या किया, जो सेनापति थे उन पर क्या किया, जहर मंगा लिया, जहर मंगा लिया। लेकिन इनकी जो माता थी जब अजातशत्रु से जब विनम्र निवेदन करती हैं तो अजातशत्रु क्या करता है कि उनकी बेड़ियां काटने के लिए कुल्हाड़ी या तलवार बताते हैं। तो तलवार लेकर जब इनके पास जा रहा था तो बिंबिसार ने समझा कि मुझे मारने आ रहा है, जबकि ये किसके लिए आ रहा था? बेड़ियां काटने के लिए। लेकिन बिंबिसार ने समझा कि ये मुझे आज मार देगा, इससे बेटर मैं उसने क्या खा लिया? जहर खा लिया। तो जैन धर्म के अनुसार मिलता है कि इसकी जो मृत्यु हुई थी वो जहर खाने से हुई थी, जहर खाने से हुई थी। भारतीय इतिहासकार क्या कहते हैं? जब इसको न सत्ता मिली न इसका प्रेम विवाह इसके साथ हुआ, बाजरा के साथ, तो इतिहासकार बताते हैं कि जब ये आराम से लेटे हुए थे तो रात को गए और अजातशत्रु ने तलवार से इनका सिर धड़ से अलग कर दिया, यानी इसकी हत्या कर दी। तो अजातशत्रु को यहाँ पर कुड़िक और पितृहंता भी कहा जाता है, कुड़िक और पितृहंता भी कहा जाता है।
यहाँ से थोड़ी सी कहानी और अलग करें। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसको आप अवश्य ध्यान रखें। अजात शत्रु को क्या कहा जाता है? अजात शत्रु को कुड़िक व पितृहंता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने अपने जो पिता थे उनकी हत्या कर दी थी, इसलिए इन्हें कुड़िक व पितृहंता के नाम से भी जाना जाता है। तो कल जो हम बात करेंगे वो अजातशत्रु पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।